दोस्तों सारा काम छोड़ करके आज आप लोग इस क्लास को देखेंगे। मैं गारंटी देता हूं रसगुल्ला कि आज की क्लास में जो मैं बताने वाला हूं ना भाई, आपके पेपर में छपेगा नहीं भाई, छप चुका है। हाँ, बोर्ड हेकर, छपेगा नहीं, छप चुका है। तो मेरे दोस्तों आज हम लोगों को वही क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई कि आप लोग जीवन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन को रट्टा ना लगाएं, समझने की प्रयास कीजिए और अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, एकदम D2 आपकी परीक्षा में छप रही है भाई ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है सर, अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं कि इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं। मेरे दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त उस बंदोबस्त को कहा जाता है जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 को लागू किया है। मेरे भाई मैं फिर से कह रहा हूं, गौर से सुनिएगा। देखिए यही तो बात है भाई कि अगर सब्जेक्टिव क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव में धुआं निकाल देंगे भाई, गारंटी देता हूं। इसीलिए दोस्तों बार बार कहता हूं कि सब्जेक्टिव पे फोकस बनाए रखे। क्या बताए सर, अस्थायी बंदोबस्त उस बंदोबस्त व्यवस्था को कहा जाता है जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 को लागू किया गया था। कहां पे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था। कहां पे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या था मेरे भाई कि जिसमें कर की जो दर थी भाई, यानी अगर मेरे दोस्तों अगर 11 किलो गेहूं का उत्पादन होता था तो 10 किलो दोस्तों अंग्रेज रख लेते थे भाई। क्या? अंग्रेज रख लेते थे। और 1 किलो दोस्तों 11 किलो में से 1 किलो किसानों को देते थे भाई। क्या? किसानों को देते थे। काफी अत्याचार होता था भाई, समझे। यानी अगर हमारा दोस्तों 11 किलो अगर दोस्तों गेहूं का उत्पादन हुआ है तो 10 किलो गेहूं अंग्रेज रख लेते थे और 1 किलो गेहूं दोस्तों किसान को देते थे। समझे मेरे भाई, एकदम मोहब्बत से समझिए। तो इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या? अस्थायी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं सर? इसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं रसगुल्ला? अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, सुनेगा। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। अभी मैंने आपको जस्ट कहा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। यह व्यवस्था बिहार, बंगाल, उड़ीसा में लागू किए गए थे, जिसमें कर यानी दोस्तों कर का मतलब होता है क्या? टैक्स होता है भाई। क्या मेरे भाई, याद रखिएगा, कर का मतलब क्या होता है रसगुल्ला? टैक्स होता है भाई। ठीक है, तो टैक्स की दर 10/11 अंग्रेज के पास रहता था। यानी सर 10/11 मतलब 11 किलो अनाज में 10 किलो अनाज अंग्रेज रख लेते थे तथा किसान 1/11 हिस्सा अपने पास रखते थे। यानी दोस्तों 11 किलो अनाज में 1 किलो अनाज किसान रखते थे। इसी को हम लोग बोलते हैं भाई क्या? अस्थायी बंदोबस्त। इसी को रसगुल्ला क्या बोलते हैं भाई? मोहब्बत से बोलिए सर, मुस्कुरा कर बोलिए, झूम कर बोलिए सर, क्या बोलेंगे? अस्थायी बंदोबस्त। अगर आपने सही तरीके से सुन लिया है ना भाई, मैं दिल से दुआ देता हूं मेरे दोस्तों की जिंदगी में नहीं भूलोगे इस क्वेश्चन को। आइए सर अगला क्वेश्चन, रैयत बाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को लेकर काफी स्टूडेंट्स में मतभेद भी है और गूगल में भी सर्च करेंगे ना भाई तो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का दोस्तों देहाती भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा दोस्तों समझने की प्रयास कीजिएगा तो मजा भी आएगा। रैयत बाड़ी का अर्थ है किसान। और से सुनेगा, रैयत बाड़ी का अर्थ सीधा सीधा है भाई क्या? किसान। किसानों को दोस्तों अंग्रेज लोग ठेका दे देते थे। और से सुनेगा, अंग्रेजों को दोस्तों क्या करते भाई? अंग्रेज लोग किसानों को ठेका दे देते थे भाई। और इस ठेका को हम लोग इकरारनामा बोलते थे भाई। क्या? उस जमाने में इस ठेका बोलते भाई, मेरा घर बना दो ना भाई, कितना ठेका लगा? बोलो 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000 रुपया, बोलो कितना ठेका लेगा? तो ये जो ठेका है ना भाई, ठेका, इसी ठेका के बारे में बात कर रहा हूं भाई। ये जो ठेका है ना भाई, ठेका, इसी ठेका को उस समय इकरारनामा कहते थे। और इसी ठेका लेने की व्यवस्था को हम लोग याद रखिएगा रैयत बाड़ी बोलते भाई, सॉरी रैयत बाड़ी बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे भाई? रैयत बाड़ी व्यवस्था बोलते थे। इसमें दोस्तों अंग्रेज लोग किसानों को ठेका देते थे। रैयत बाड़ी व्यवस्था दोस्तों कैप्टन मुनरो है ना भाई, कैप्टन मुनरो और दोस्तों रीट ने जारी किया था। ठीक है, कैप्टन मुनरो ने जारी किया था। किसने मेरे भाई? कैप्टन मुनरो ने जारी किया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आइए सर, रैयत का अर्थ किसान है। यह प्रणाली कंपनी और रैयत के मध्य लगान सीधा लगान संबंधित इकरारनामा ठेका थी। इसके अनुसार समय समय पर लगान बढ़ाया जा सकता था। रैयत बाड़ी व्यवस्था को कैप्टन मुनरो और रीट ने लागू किया था। यह व्यवस्था को 1820 में मद्रास, मुंबई और
आसाम में लागू किया गया था, जिसमें कर की दर 30% रखी गई थी। यानी दोस्तों किसानों, अंग्रेज लोग क्या करते थे, किसानों को मेरे भाई क्या देते थे, जमीनों को दोस्तों ठेका देते थे, और 30% का दोस्तों क्या लेते थे, तो बोलते थे सर टैक्स लेते थे। यानी सर अगर 100 रुपया पैसा अगर प्रॉफिट हुआ तो 30% दोस्तों किसान मेरे दोस्तों क्या रखते थे, 70 रुपया किसान रख लेते थे, और 30 रुपया दोस्तों अंग्रेजों को पास होती थी। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों इस व्यवस्था में लोग बोलते क्या, रैयत बड़ी व्यवस्था, जिसका अर्थ होता है किसान। यह प्रणाली कंपनी के रैयत के माध्य लगान संबंधित सीधा इकरारनामा ठेका थी। इसके अनुसार समय समय पर लगान बढ़ाया जा सकता था। यानी दोस्तों ठेका भी दिया है, और आज अगर 30% लगान है तो कल जाकर दोस्तों इससे 40% भी अंग्रेज लोग कर सकते थे, याद रखिएगा। ठीक है, इसी व्यवस्था को मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं भाई, रैयत बाड़ी बोलते हैं। कब लगाया गया सर, 1820 में। कहाँ कहाँ लगाया गया था सर, मद्रास में, मुंबई में और असम में, 3 दोस्तों जगह पर हमारा रैयत बड़ी व्यवस्था दोस्तों लगाया गया था। ठीक है, आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं, महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, जो दोस्तों लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 1833 को लगाया था भाई। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है मेरे भाई, आइए दोस्तों इस टॉपिक में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था 1833 में लॉर्ड विलियम बैटिंग ने लागू किया था, लेकिन यह आइडिया मार्टिन उठाता था। याद रखिए दोस्तों, किसने उठाता था भाई, ये आइडिया कौन उठाता था, तो बताएंगे सर मार्टिन उठाता था। कौन मेरे भाई, मार्टिन उठाता था। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि महलवाड़ी व्यवस्था लागू किसने किया था, तो मोहब्बत से बताएंगे सर हमारे क्या, विलियम बैटिंग। कौन मेरे भाई, याद रखिए लॉर्ड विलियम बैटिंग ने दोस्तों हमारा महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि में लागू किया गया था, जिसमें कर की दर 60% रखा गया था। 30% की बात आए, रैयत बाड़ी व्यवस्था बताना है। 60% की बात आए तो महलवाड़ी की व्यवस्था की बात करना है। कैसे याद करें सर, तो महान लोग, महान व्यक्ति, क्या भाई 30% से ज्यादा है या नहीं, महान 60 है या नहीं दादा, तो 60%, क्या बोलेंगे सर हमारा 60%। ठीक है, तो महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो मेरे दोस्तों आपको बताना 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लगाया गया था। लेकिन ये आइडिया किसने दिया था दोस्तों, मार्टिन ने दिया था। और इसमें क्या बताया गया था सर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में ये टैक्स लगाया गया कि 60% टैक्स अंग्रेज अपने पास रखेगी। ठीक है भाई, यानी अगर 100 किलो अगर मेरे दोस्तों अनाज का उत्पादन हुआ तो 60 किलो दोस्तों याद रखिएगा अंग्रेज रख लेंगे, और मेरे भाई 40 केजी किसानों को देते थे। कौन भाई, अंग्रेज लोग। ठीक है, चलिए सर ये भी हम लोगों को समझ में आ गया है सर। अब आइए सर अस्थायी बंदोबस्त के बारे में बात करेंगे। अभी मैंने शायद आप लोगों को स्टार्टिंग में दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त के बारे में ही बात करवाया। देखिए दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त बहुत खराब था भाई। अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग स्तंभधारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो थे ना भाई, भारतीय किसानों के लिए दोस्तों बहुत ही खराब थी भाई। भारतीय किसानों के लिए क्या थे भाई, बहुत ही खराब थी भाई। ठीक ना, तो अस्थायी बंदोबस्त कंपनी को क्या लाभ हुआ, कि 3 लाभ बता। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने से कंपनी को क्या प्रॉफिट हुआ, कंपनी का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेजों को क्या लाभ मिला, इसके बारे में दोस्तों आपसे पूछा गया भाई। इन्हीं 3 प्रॉफिट के बारे में बात करें। पहला प्रॉफिट की बात करें, कंपनी को बार बार कर वसूलने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। जो दोस्तों कंपनी, अंग्रेज लोग, जब हमारा अस्थायी बंदोबस्त लागू नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किए गए थे, और उस अधिकारी को दोस्तों हर महीना भारत के गांव पे दोस्तों, भारत के किसानों के गांव में जा के दोस्तों टैक्स को वसूलना पड़ता था। लेकिन जैसे ही हमारा अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तब मेरे दोस्तों एक टैक्स निश्चित हो गई। जैसे हम बोल सकते सर कि 11 किलो अनाज में 10 किलो अनाज अंग्रेज लोग ले लेंगे, ये दोस्तों निश्चित हो गई। याद रखिए क्या हो गया मेरे भाई, ये पूरी तरह से दोस्तों फिक्स हो गया। तो पहला प्रॉफिट ये है कि अब हमें भारतीय किसानों के घर जाने की जरूरत नहीं है, कंपनी को बार बार कर वसूलने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। दूसरा प्रॉफिट क्या था मेरे भाई, तो कंपनी की आय निश्चित हो गई। बिल्कुल भाई, 11 किलो चना होगा, मतलब 11 किलो अनाज होगा, 10 किलो मेरा फिक्स है भाई। ठीक है, 10 किलो के मेरे भाई फिक्स है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कंपनी का आय निश्चित हो गया। तीसरा पॉइंट की बात करें, कंपनी की आय में वृद्धि हो गई। और भाई बिल्कुल भाई, पहले कितना परसेंट था, 2, 4, 10, 20, 50% होगा, और अभी तो एकदम मेरे दोस्तों 90% प्लस हमारा जो है वो अंग्रेज लोग अपने पास रख लेते हैं। तो क्या बोल सकते हैं सर, कंपनी की आय में वृद्धि हो गई भाई। कंपनी की आय में क्या हो गया रसगुल्ला, वृद्धि हो गई। कंपनी की आय में क्या हो गया मेरे भाई,
तो बोलेंगे सर मोहब्बत से वृद्धि हो गया भाई। ठीक है, अभी मैं और बता रहा भाई अस्थायी बंदोबस्त के लाभ और नुकसान। मैं दोनों दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों कोई ऐसा साल ना हो, जी हाँ रसगुल्ला, कोई ऐसा ईयर ना हो जहां पे मेरे भाई ये क्वेश्चन नहीं आया है। कौन? अस्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं, अस्थायी बंदोबस्त के लाभ, अस्थायी बंदोबस्त के हानि के बारे में वर्णन करें। ठीक है, आइए सर बात करते हैं। पहला बात, तो लाभ अगर बात करें सर, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई। बिल्कुल भाई, 11 किलो अनाज होगा, 10 किलो मेरा बाप का है, मतलब अंग्रेजों का है ना, तो आय निश्चित हो गया। दूसरा, बार बार कर वसूलने से सरकार को छुटकारा मिल गई। तीसरा प्रॉफिट और बताया भाई, अब देखिए यहाँ पे बार बार कर वसूलने से छुटकारा मिल गई है ना भाई, आय में, कंपनी में आय में वृद्धि हो गई। कंपनी की जो आय थी भाई, उस आय में क्या हो गया मेरे भाई, वृद्धि हो गया। अभी बताए ना, यहाँ पे वही कह रहा है कि दोस्तों आपको 3 पॉइंट लिखना है भाई। ठीक है, कंपनी की आय में वृद्धि हो गई, क्योंकि दोस्तों आपको जब 5 मार्क्स देगी सरकार यानी दोस्तों एग्जामिनर, तो कम से कम आपको अच्छा से लिखना भी होगा, है ना। तो यहाँ पे 3 पॉइंट और यहाँ पे 3 पॉइंट आपको लिखना है भाई। ठीक है, तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सरकार की आय निश्चित हो गई और बार बार कर वसूलने से सरकार को छुटकारा मिल गया। तीसरा क्या था सर, कि सरकार की आय में वृद्धि हो गई। अस्थायी बंदोबस्त लागू करने से सरकार की जो आय है ना दोस्तों वो पूरी तरह से क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब सर अस्थायी बंदोबस्त लागू करने से हानियां क्या हो भाई, आइए सर हानि क्या होगा, अंग्रेजी लोगों को हानि होगा भाई, जिनको मिल रहा है भाई ये 11 किलो अनाज में अगर हमें 10 किलो मिल जाएगी, मेरा कोई लॉस होगा नहीं। लॉस होगा किसका भाई, किसानों का। लॉस किसका होगा भाई, किसानों का लॉस होगा। तो भूमि कर निश्चित हो गई थी, जिसको चुकाने में किसानों की जमीन तक बिक चुकी थी। बताए मेरे दोस्तों, एकदम निश्चित फिक्स हो गया। जैसे एग्जांपल दे रहा भाई कि मेरे दोस्तों अगर मान के चलिए कि 100 केजी अनाज होगी, मान के चलिए दोस्तों 100 केजी अनाज होगी, ठीक है, उसमें से अंग्रेज कितना लेंगे भाई, 90 केजी ले लेंगे, ठीक है ना, तो बचा कितना भाई, 10 केजी। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे इस खेत में अनाज उगे या ना उगे, अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है। अनाज आपके खेत में हो या ना हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे आपका खेत का उपज का 1/11 चाहिए, समझ, सॉरी 10/11 चाहिए, यानी सर हमें यानी 11 किलो में 10 किलो चाहिए। ठीक है, अब मेरे भाई क्या होता है कि किसान जब दोस्तों टैक्स को नहीं चुका पाते थे ना भाई, तो उनके जमीन को बेचना पड़ता था। पहला हानि, जमीनों को दोस्तों क्या करना पड़ता था, किसानों को मजबूरन जमीन को बेचना पड़ता था, क्योंकि दोस्तों सरकार ने उनकी आय निश्चित कर दिया कि मुझे इतना परसेंट चाहिए तो चाहिए। ठीक है, तो भूमि कर निश्चित हो गई, जिसको चुकाने में किसानों की जमीन तक बिक चुकी थी। दूसरा हानि क्या था सर, कि अस्थायी बंदोबस्त को किसानों के हित में रखकर नहीं बनाया गया था। अगर किसानों के हित में रखकर अगर बनाया जाता, तो क्या मेरे दोस्तों अंग्रेज लोग 10/11 भाग अपने पास रखते नहीं। इसलिए दोस्तों दूसरा जो हानि है, वो अस्थायी बंदोबस्त किसानों के हित में रखकर नहीं बनाया गया था, जिसके कारण किसान की दयनीय स्थिति खराब हो गई थी भाई, याद रखिएगा। जिसके कारण दोस्तों दिन प्रतिदिन किसानों की जो आर्थिक स्थिति है ना भाई, वो पूरी तरह से खराब होती जा रही थी। किसानों की जो दैनिक स्थिति थी या किसानों की दोस्तों आर्थिक स्थिति जो थी ना भाई, वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। ठीक है, तीसरा पॉइंट पे बात करते सर, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सरकार के ने किसी उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब दोस्तों अंग्रेज लोग कहते हैं, अरे भारतीय किसान, आपके खेत में फसल का उत्पादन हो या ना हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फलना दिन में इतना पैसा चाहिए, इतना टैक्स चाहिए। इसमें सरकार दोस्तों किसानों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते थे। किसानों को अच्छा किस्म का बीज का प्रावधान नहीं करवाते थे, किसानों को अच्छा था खाद्य पदार्थ नहीं करवाते थे, ना दोस्तों किसानों को अच्छा से कोई कीटनाशक उपलब्ध करवाते थे, किसानों पर कोई ध्यान नहीं देते थे। जब किसानों के हित में रखकर यह नहीं बनाया गया है, तो मेरे दोस्तों क्या किसानों पर अंग्रेज ध्यान देंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं देंगे भाई। तो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में सरकार ने किसी उत्पाद पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या मेरे भाई, किसी भी उत्पाद पर कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, अस्थायी बंदोबस्त के लाभ और हानि दो नहीं लिखा रहेगा मेरे भाई, वहां पे लिखा रहेगा कि अस्थायी बंदोबस्त के लाभ और हानि। तो आपको 3 प्रॉफिट बताना है, 3 लॉस बताना है। और आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जब भी आए, आप जब भी इसका डेफिनेशन लिखे मेरे भाई, सॉरी इसका आंसर लिखे, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करें, इनका डेफिनेशन लिखे कि अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 को शुरू किया गया था। यह
यह झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में शुरू किया गया था, जिसमें दोस्तों 10/11 भाग किसान अपने 10/11 भाग अंग्रेज अपने पास रखते थे और 1/11 किसानों को देते थे। इसकी इन्हीं 2 लाभ और 2 हानियां हैं, 3 लाभ 3 हानियां हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डेफिनेशन देना है, मतलब ऐसा कॉपी को लिखना है, एग्जामिनर जो है ना भाई वो फिदा हो जाए भाई, एग्जामिनर जो है ना भाई वो पूरी तरह से क्या हो जाए मेरे भाई, फिदा होना चाहिए। मेरे बातों को समझ रहे हैं ना भाई, पूरी तरह से क्या होना चाहिए भाई, फिदा होना चाहिए भाई, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगी। अब आते हैं संथाल विद्रोह। मेरे दोस्तों मैं चाहता हूं थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ये संथाल विद्रोह के लिए ना भाई मैं अलग सा एक कंटेंट तैयार किया हूं, जो मैं पीडीएफ आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स ने कोर्स को ज्वाइन किए उनको दोस्तों मैं ऑलरेडी आप लोगों को फाउंडेशन कोर्स लिए हैं या क्रैश कोर्स लिए हैं, मैं ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। मेरे भाई आपके पेपर में अगर ये नहीं आया तो सोचिए आपका एग्जाम नहीं होगा। हाँ, हर साल छपने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं आपको दोस्तों सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू देता हूं, मैं इस पर दोस्तों ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि मैं सेपरेट से इसके लिए क्लास बनाया हूं भाई। संथाल विद्रोह के लिए मैं सेपरेट सा दोस्तों नोट्स तैयार किया हूं, इसलिए क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा। सुनिए मेरे भाई, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे दोस्तों बताने के प्रयास करूंगा। पहले देसी भाषा में समझा रहा हूं, सुनिए। संथाल विद्रोह क्या है भाई, गौर से सुनते जाइएगा, ठीक है, स्टोरी सुनिएगा, मजा आएगा। संथाल विद्रोह 1855-56 के बीच में, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपको 1855 लिखना है, 1855, और दोस्तों अगर सब्जेक्टिव में अगर आपको लिखना है तो 1855 और 56 के बीच में लिखना है, ठीक है। सुनिएगा, संथाल विद्रोह 1855 में 1855-56 के बीच में हमारा दोस्तों सिद्धू कानू यानी सिद्धू और कानू दोनों भाई के द्वारा शुरू किया गया था। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। और मेरे दोस्तों हमारे झारखंड में एक जगह है भाई संथाल परगना, गौर से सुनिएगा, मैं तो हिस्ट्री में लेकर जाता हूँ। हमारे झारखंड में दोस्तों एक जगह है संथाल परगना, और उस संथाल परगना में दोस्तों अंग्रेजों लोग, कौन भाई, अंग्रेज लोग जो थे वो हमारा अंग्रेज लोग दोस्तों झारखंड में एंट्री लगाते हैं, और उस जगह पे एंट्री लगाते हैं दोस्तों जो हमारा संथाल परगना का क्षेत्र है। संथाल परगना के क्षेत्र में एंट्री लगाने के बाद जो किसानों की जमीन थी ना भाई, वो धीरे धीरे चूहा की तरह हड़पने लगे। एक समय ऐसा आया कि दोस्तों किसानों की आर्थिक स्थिति दोस्तों खराब हो गई। उस समय सिद्धू कानू 2 भाई, एक्चुअली वो लोग 4 भाई 2 बहन थे भाई, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों चारों भाई यानी 2 भाई इसमें से मैन था, 2 भाई उसके पीछे थे। तो सिद्धू और कानू अपने गांव में आते हैं और बताते हैं, अरे किसानों, पता है आपको जमीन को हड़प रहा है, क्या आपको पता है? आपको नहीं पता है? जाके देखना, फलाना जमीन तुम्हारा जो था ना वो अंग्रेजों ने लूट के रखा है। कानू के अंदर में आग लगी, और वो जब देखने गए तो वो देखते हैं कि वाकई में भाई कि हमारा संथाल के अपने जो जमीन है वो अंग्रेज लोग कब्जे कर रहे थे। तब दोस्तों अंग्रेजों को समझाया बुझाया, ए अंग्रेज, आप हमारे जमीन को क्यों हड़प रहे हो यार, ये मेरा बाप का जमीन है, क्यों हड़प रहे हो, कितना परेशान करोगे, कितना सताओगे अंग्रेज लोग, कैसा क्यों कर रहे हो भाई। अंग्रेज लोग कहते तेरे बाप का क्या जाता हम करें। अब हमारे सिद्धू और कानू दिल में आग लगी, सिद्धू कानू के दिल में आग लगी, और आग लगने के बाद गांव वालों से ये कहा कि अड़ोस पड़ोस में जितने गांव हैं सभी लोगों को बुलाया जाए। दोस्तों अगल बगल में जितने सारे गांव थे सब लोगों को बुलाया गया और एक मीटिंग बैठाया गया, और एक मीटिंग में कहा, अरे जागो जागो, आज आपका जमीन को लिया है, आज आपका खेत को लिया है, कल दिन जाके आपका घर को भी ले लिया जाएगा, तो क्या कर पाओगे। सब लोगों ने कहा, सिद्धू कानू क्या करना होगा, पर करना कुछ नहीं है, तो क्या करना होगा, बस मैं आंदोलन छेड़ रहा हूं, आप लोग पीछे पीछे आना, हम दोनों भाई आगे जा रहे हैं। तब दोस्तों गांव वाले सारे धनुष लेकर, संथाली लोगों को पता है भाई, धनुष लेकर दोस्तों निकलते हैं अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने के लिए। अंग्रेजों को ये खबर चलता है और दोस्तों वो हथियारों का होड़ लगा देता है, और अंग्रेज लोग दोस्तों AK-47 लेकर आते हैं, जहां पर दोस्तों संथाली लोग एक लोगों को मारते थे, एक अंग्रेज को मारते थे, वहीं पे दोस्तों हमारा जो अंग्रेज लोग थे AK-47 को पाइप
पाए ना पानी का पाइप की तरह दोस्तों इस तरह से चला देते थे, तो ना जाने दोस्तों कितने लोगों की मृत्यु हो जाते थे। और एक समय ऐसा आया मेरे दोस्तों कि सिद्धू कान्हू को गिरफ्तार कर लिया गया, और मेरे दोस्तों सभी लोगों को मेरे दोस्तों क्या होना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिद्धू कान्हू जैसा कोई नेता नहीं था जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर सके। इस कारण से दोस्तों हमारा संथाल विद्रोह जो है ना भाई, ये पूरी तरह से असफल हो गई। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि जो स्टोरी समझाया हूँ आप लोगों को बड़ी तगड़ा तरीके से समझ में आया होगा। सुनिएगा, संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक हुआ था। इस विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धू, देखो भाई सिद्धू और कान्हू को क्या लिखते भाई, सिद्धू, याद रखे सिद्धू और कान्हू थे। अंग्रेज सरकार जबरन झारखंड के छोटा नागपुर जिले में, वही भाई संथाल परगना छोटा नागपुर के जिले में, भाई क्या मेरे भाई, छोटा नागपुर के जिले में इन किसानों की जमीन हड़प रहे थे, निर्दोष आदिवासी की हत्या कर रहे थे। और दोस्तों जो आदिवासी बेचारे एकदम लेल्हा था भाई, जो लेल्हा था भाई, उन सब लेल्हा व्यक्तियों को दोस्तों जबरन दोस्तों हत्या कर रहे थे, और दोस्तों मर्डर कर रहे थे। कौन? अंग्रेजों लोग। ठीक है, ठीक है, समझे? तो मेरे भाई क्या कहा कि निर्दोष आदिवासी की हत्या कर रहे थे, इसलिए सिंधु ने भाई, सिद्धू होगा, सिद्धू, सिद्धू और कान्हू ने आदिवासी को लेकर अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और इसी विद्रोह को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मेरे दोस्तों संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। मैंने जैसे दोस्तों अभी आप लोगों को स्टोरी सुनाया, आपको एग्जाम में वैसा ही लिखना है दोस्तों। ठीक है, अब इस पर दोस्तों हम लोग बात नहीं करते। स्तंभदारी जो व्यवस्था है ना भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं अस्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसलिए इस पर हम लोग चर्चा नहीं करते, क्योंकि दोस्तों ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा चलाया गया था, ये आप लोगों को पता होगा, बंगाल, झारखंड और बिहार में, सॉरी उड़ीसा में। अब आते हैं सूर्यास्त कानून क्या है। मेरे दोस्तों गौर से सुनिएगा, सूर्यास्त कानून किसे कहते हैं। मेरे दोस्त अंग्रेजों ने ना भाई, हाँ अंग्रेजों ने दोस्तों एक नियम बनाया। क्या बनाया? जिससे अस्थायी बंदोबस्त बनाया गया था, इसी तरह से दोस्तों एक नियम बनाता है वो लोग, और कहते हैं कि कह देना भारतीय किसानों को, कह देना भारतीय रैयतों से कि सूर्य डूबने से पहले पहले वो टैक्स को चुका देंगे, सूर्य डूबने से पहले पहले वो कर को चुका देंगे। अगर नहीं चुकाया तो उनके जमीन को नीलाम किया जाएगा उन्हीं के सामने। मेरे दोस्त जब कोई किसान सूर्य डूबने से पहले पहले अगर दोस्तों टैक्स को नहीं चुका पाते थे, या दोस्तों कर को नहीं चुका पाते थे, तो मेरे दोस्तों उसकी जमीन को नीलाम कर दिया जाता था, यानी लोगों को दे दिए जाते थे। और इसी कानून व्यवस्था को दोस्तों क्या बोलते भाई, सूर्यास्त कानून कहते हैं भाई। ठीक है, आइए सर बात करते हैं, सुनते हैं। और हाँ एक चीज हो मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, सूर्यास्त कानून में एक बात और बताया गया। अंग्रेज लोगों ने दोस्तों पैसा को निर्धारित कर दिया। क्या मेरे भाई? अंग्रेज सरकार ने पैसा को निर्धारित कर दिया कि एक महीना में इतना रुपया टैक्स देना होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि एक महीना में आपको 2000 रुपया टैक्स देना है। ठीक है, अब दोस्तों किसानों के खेत में फसल उगे या ना उगे, अंग्रेज सरकार का कोई लेना देना नहीं है इससे। हमें तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य डूबने से पहले पहले पैसा चाहिए। क्या मेरे भाई? सूर्य डूबने से पहले पहले पैसा चाहिए, समझे? तो फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व का ठीक समय पर भुगतान जरूरी था। इस कानून के अनुसार निश्चित तिथि को सूर्य डूबने तक भुगतान किया जाना चाहिए, समझे भाई? एक डेट फिक्स होता था, और उसी डेट के अनुसार आपको दोस्तों क्या करना पड़ता था भाई, पैसा को चुकाना पड़ता था, समझे भाई? पैसा को चुकाना पड़ता था। अगर आप पैसा को नहीं चुकाते तो आपकी जमीनों को नीलाम कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, यदि ऐसा नहीं होता, अगर टाइम पे जमा नहीं हो पाता, तो जमींदार को नीलाम किया जा सकता था। जमीन को, या दोस्तों जमींदारों की जो जमीन थी वो नीलाम किया जा सकता था। इस प्रकार जमींदारों की जमीन से हाथ धोना पड़ता था। अब दोस्तों मेरा जमीन को अगर हम टैक्स नहीं दे पाएंगे सूर्य डूबने से पहले पहले, तो मेरे दोस्तों हमारा जो जमीन है वो पूरी तरह से दोस्तों नीलाम कर दिया जाएगा, और मुझे अपने जमीन से हाथ, इसे बोलते हैं दोस्तों क्या, सूर्यास्त। क्या दादा रे? सूर्यास्त कानून। आशा कर रही हो रे भाई हमारे बहन, दादा हमार दीदी कि तोने हमारे बतवा बुझल पा रही। हम उम्मीद करियो ना रे दादा, तोने टॉप कर भी, अपन माँ बाप का नाम रोशन कर भी, हम आशा करियो ना रे। चलिए दादा अगला क्वेश्चन पे
पहाड़ी लोग के जीविका क्या साधन थे भाई? अच्छा दोस्तों, पहाड़ी लोग किसे बोलते हैं भाई? देखो बच्चा को भी बोलेंगे ना, ए दादा पहाड़ी लोग ककरा कहल जाए रे भाई, ए दादा पहाड़ी ककरा कहल जाए? बचवा, नाक से नदिया बहो हो, लेकिन पहाड़ी ककरा कहल जाए? तो वो भी बच्चा बोलेगा पहाड़ी लोग उसे कहते हैं ना जो पहाड़ में रहते हैं। तो क्या भाई, उसे क्या बोलते हैं भाई? पहाड़ी लोग बोलते हैं। साधारण भाषा में जो पहाड़ में रहते हैं उसे पहाड़ी लोग बोलते हैं भाई। समझे मेरी बात को? तो राजमहल जो दोस्तों झारखंड में, भाई गौर से सुनेगा, राजमहल के जंगलों में रहने वाले पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। आज भी दोस्तों बहुत सारे ग्रामीण इलाके के लोग हैं जो महुआ का फूल है ना भाई इस्तेमाल करते हैं। महुआ का मतलब दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई? महुआ को क्या बोलते हैं भाई? भूल गया भाई। महुआ का फूल, हाँ महुआ, महुआ बिछल जाएंगे दीदी, दीदी का महुआ बिछल जाए। हाँ, जब महुआ बीच कर रहते भाई, जब सूख जाते तो उसको मार्केट में बेचते। तो राजमहल के जंगलों में रहने वाले पहाड़ी लोग खाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे। बेचने के लिए रेशमक का कोया, राल और कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ियां एकत्रित करते थे। और दोस्तों उसे बेचने के लिए मेरे दोस्तों रेशमक का कोया और कोयला, कोयला ठीक है, कोयला ठीक है, कोयला भाई, कोयला और राल, दोस्तों राल और कास्ट कोयला बनाने के लिए दोस्तों एक लकड़ियां एकत्रित करते थे। मतलब दोस्तों लकड़ी से ही हमारे कोयला बनती है, तो कोयला दोस्तों लकड़ी को पहले बोले एकत्रित करते थे कोयला बनाने के लिए। पेड़ों के नीचे जमने वाली घासों पर उनके पशु जीवित रहते थे और ये घासों पशुओं के चरागे बन जाते थे। और दोस्तों पहाड़ी लोग जो थे ना भाई, उनके जो पशु होते थे, पशु वो दोस्तों जमीन के नीचे जो थे भाई घास, उनके पशु जीवित रहते थे उस पर। जमीन के नीचे जो तो घास थी उस पेड़ के नीचे दोस्तों जीवित रहते थे और ये घास पशुओं के लिए चरागा बन जाते थे। और पशुओं के लिए क्या बन जाते थे भाई? चरागा बन जाते थे। आप इसके अलावा क्या लिखेंगे, मेरे बात को गौर से सुनिएगा। आप इसके अलावा लिखेंगे क्या पहाड़ी लोगों के बारे में? मैं बोल रहा हूँ सुनिएगा मेरे दोस्तों। आप लिखेंगे कि पहाड़ी लोग जो है घूम खेतों के निर्माण में, मतलब घूमती खेतों पर निर्भर होते हैं भाई। घूमती खेतु किसको बोलते हैं सर? तो बोलेंगे सर जो घूम घूम के, समझ रहे भाई, घूम घूम के दोस्तों जो अपने जीवन यापन को गुजारते हैं उसे हम लोग घूम खेतु कहते हैं भाई। ठीक है, जिसे दोस्तों स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। यानी दोस्तों सबसे पहले वो लोग पहाड़ी इलाके में दोस्तों अपने जमीनों को दोस्तों भूभाग को साफ करते थे और साफ करने के बाद उस साफ किए हुए जितनी सारी गंदगी निकली, पेड़ की कटाई किया, झूड़ जंगल जो भी है उसे एक जगह में दोस्तों इकट्ठा करके रखते थे। इकट्ठा करके रखने के बाद जब सूख जाते थे दोस्तों उसको माचिस से आग लगा देते भाई। क्या? माचिस से आग लगा देते थे। और दोस्तों आग लगने के बाद जो राख बचती थी ना भाई, वो राख को ना वो मेरे दोस्तों खेतों में इस्तेमाल करते थे उर्वरक के रूप में। क्या मेरे भाई? उर्वरक के रूप में पहाड़ी लोग इस्तेमाल करते थे। और दोस्तों जब एक स्थान पर 1 साल 2 साल बीत जाते थे तो वो उस स्थान को छोड़ करके वो दूसरे स्थान चले जाते थे। क्यों? क्योंकि दोस्तों मिट्टी में अगर फसल को उत्पादन करना चाहते हैं तो मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखना होगा। लेकिन मेरे दोस्तों हमारे जो घूम खेतु होते थे, पहाड़ी लोग होते थे, इनके पास दोस्तों मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए दोस्तों पशु जो थे ना भाई, पशुओं का जो खाद्य होता है वो उतने मात्रा में पशु नहीं होते तो उस खाद्य को वो डाल सके। इसलिए दोस्तों वो उस जमीन को छोड़ करके कोई और जमीन ढूंढते थे। इससे हम लोग बोलते दोस्तों पहाड़ी लोग। पहाड़ी लोगों को हम लोग एक तरह का ये भी बोल सकते हैं भाई, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई उसको? स्थानांतरण कृषि, घुमतू कृषि के नाम से भी जानते हैं हम लोग भाई। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई, है ना। दामिनेकोह क्या है? अरे बाप रे बाप, दामिनेकोह के बारे में दोस्तों मोहब्बत से बातें करेंगे, मजा आएगा दोस्तों। सुनेगा, दामिनेकोह एकदम 2 मार्क्स का आएगा भाई। दामिनेकोह एकदम फिक्स पैटर्न वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ग्रुप में आप लोगों को पहले ही SMS किया था। आज की क्लास को कोई ना मिस करे, पछतावा होगा आपका। हाँ ठीक है। 1832 में अंग्रेज ने राजमहल के पहाड़ी, फिर से बोल रहा झारखंड, राजमहल के पहाड़ी में जमीन के एक बहुत बड़े भूभाग को सीमित कर दिया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया। गौर से सुनेगा। हाँ, दामिनेकोह के बारे में और मैं आपको क्लास में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में मैं अपने तरफ से भी दोस्तों आप लोगों को और बेटर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। पहले इसको सुनिए।
1832 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी प्रदेश में, राजमहल के जो पहाड़ी थे ना भाई, उस प्रदेश में जमीन के एक बहुत बड़े भाग को सीमित कर दिया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया। ठीक है, यहाँ संथालों की कृषि करने के लिए प्रेरित किया गया। इस भूमि को दामिनी कोह कहते हैं। नहीं समझ में आया? सुनिए, एग्जाम्पल जो दे रहा हूं उसको समझने के प्रयास कीजिएगा। आप चुटकी में दोस्तों आपके दिमाग में घुस जाएगी। देखिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। मान के चलिए दोस्तों, इतना बड़ा हमारा राजमहल की पहाड़ी है भाई, ये हमारी जमीन है भाई, राजमहल की पहाड़ी मान के चलिए इतना बड़ा है भाई। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी इतना बड़ा है। अब दोस्तों अंग्रेज लोग क्या किए हैं ना मेरे भाई, क्या कर दिए सुनिए। अंग्रेज लोग क्या किए 1832 में कि राजमहल के पहाड़ी प्रदेश में ना कुछ भाग दोस्तों इस तरह से कुछ भाग जो है संथालों को दे दिया गया है। याद रखिए, किसको मेरे भाई? एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहाड़ को नहीं दिया, पहाड़ के किनारे की जगह को दिया। ठीक है, कुछ भाग दोस्तों संथाल के लोगों को दे दिया गया। संथाल के लोग जाओ भाई चाष करो, एसमोच करो, जाओ एसमोच करो। ठीक है, तो इसी भूमि को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं भाई? दामिनी को। तो 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल के पहाड़ी प्रदेश में जमीन के एक बहुत बड़े भूभाग को सीमित कर दिया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया। कहा जाता तेरे बाप का जमीन है ना। अब कहा क्या कि चलो भाई आपका जमीन है भाई। ठीक है, यहाँ आगे देखिए भाई, इस यहाँ संथालों को कृषि करने के लिए प्रेरित किया गया और यहाँ पे कहा अरे संथाल लोग, आप लोग यहाँ पे जाके आराम से जाकर के खेती करो। ठीक है, और इसी भूमि को दोस्तों दामिनी कोह के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी भूमि को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोहब्बत से बोलिए, किस नाम से दादा रे? किस नाम से? दामिनी कोह। और बेटर तरीके से मेरे दोस्तों आपको मैं बताने की पूरी प्रयास करूंगा कि दामिनी कोह क्या है। अब आइए सर अगला क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सर क्या, ध्यान से सुनेंगे। 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्रों और उसके नेताओं का नाम बताएं। जैसे दोस्तों 1857 की क्रांति, गौर से सुनिएगा दादा, 1857 की क्रांति, मोहब्बत से सुनिएगा, मजा आएगा भाई। ठीक है ना, 1857 की जो क्रांति है ना भाई, इसका शुरुआत कब होती है भाई? तो बताएंगे सर 10 मई। याद रखिएगा 10 मई 1857 को 57 की क्रांति भाई। इसकी शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 की क्रांति। बच्चा रट लिया रट लिया रट लिया। इसी तरह से अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को घुमा दे दादा रे तो आप लोग तरस जाओगे। क्या गजब का चीज बताए थे सर आपने। 1857 की क्रांति पता है, भारत जो है ना हार गया था। सुनते रहिएगा, 1857 की क्रांति भारत पूरी तरह से हार गए थे भाई। क्यों हार गया था सुनिएगा। ये जो 10 मई को क्रांति हुई ना भाई, ये क्रांति होने वाला था 30 मई। याद रखिएगा कब होने वाला था भाई? 30 मई 1857 को होने वाला था। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि आपका एग्जाम जो है 30 दिसंबर को ले लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको कहूंगा कि आपका 30 दिसंबर, 30 जनवरी, 30 फरवरी को ले लिया जाएगा और अचानक मेरे दोस्तों अगर मैं आपका एग्जाम 10 दिसंबर को ही ले ले तो क्या आप सही तरीके से लिख पाएंगे? क्या आप सही तरीके से तैयारी कर पाए? आप कहेंगे सर बड़ी अन्याय हुआ सर, ये गलत कुआ क्या सर। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। समझे समझे मेरी बात को? तो मेरे दोस्तों जो 30 मई को भारत के सारे लोगों को दोस्तों क्या कर दिया, खबर कर दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध में हम लोग युद्ध करेंगे। 1857 की क्रांति होगी, 30 मई को शुरू कर रहे हैं हम लोग। और अचानक दोस्तों भारत के लोग जो थे ना भाई, वो अचानक 10 तारीख को ही शुरू कर दिया। शुरू कहाँ से हुआ था दोस्तों? मेरठ से। कहाँ से हुआ था मेरे भाई? मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से मेरे भाई? मेरठ से। अचानक शुरू हो गया तो सभी लोग दोस्तों भाग नहीं ले पाए, है ना। अगर 100 लोगों के कान में पहुंचा कि 30 तारीख को होगा तो 2 से 3 ही लोग आया होगा। इस कारण से अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को टिकिया बना दिया भाई, आलू का भुजिया बना दिया और भारत पूरी तरह से हार गए भाई, है ना। तो मेरे दोस्तों उसी समय आपसे पूछा गया कि 4 प्रमुख केंद्रों का नाम बताए, तो हमारा दिल्ली होगा, जिसका नेतृत्व दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे। झांसी, झांसी में नेतृत्व कौन रहे थे? रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर में कौन कर रहे थे भाई? बिहार, जगदीशपुर यानी दोस्तों हमारे बिहार में है जगदीशपुर, कुंवर सिंह। लखनऊ में बेगम हजरत महल। लखनऊ बोले या अवध बोले, क्या बताना भाई? बेगम हजरत महल। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था भाई? नाना साहब और तत्या टोपे। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? नाना साहब और तत्या टोपे। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिएगा भाई, अपने सीने को चीर के दोस्तों आप लोग अपने
बंद कर लीजिए भाई, है ना, समझे। वही कहना भाई कि अपनी निगाहों में तुमको बसा लेंगे, फिर के दिल अपना तुमको दिखा देंगे। किसको दिखा देना पता है ना भाई, अंग्रेजों को नहीं दिखाना है, एग्जामिनर को दिखा देना है कि हम अपने आंखों में बसा कर लाए हैं ये क्वेश्चन, मैं दिल में दिखा दूंगा आपको एग्जाम हॉल में। चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम सहर हमको याद तेरी आई। समझे मेरे भाई, चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई नहीं, चारों तरफ फैली है स्टूडेंट्स का भीड़, और उस भीड़ में भी मैं तुम्हें दिल में बसा के रखा हूं। समझ गए दादा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से कर लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है रसगुल्ला कि आप लोगों को बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको 5 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा। पेपर में D2 छपेगी। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन दोस्तों बताने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे भाई महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख था, तो आपको मोहब्बत से बताना होगा सर, महाभारत में टोटल हमारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख था। कितना मेरे भाई, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख था। कितना रसगुल्ला, 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख था। मैं ये बार बार 8 इसलिए लिख रहा हूं मेरे भाई, ताकि आपके दिमाग में D2 छप जाए। क्या छप जाए तो सुनेगा, महाभारत में 8 प्रकार की विवाह था, लेकिन दोस्तों जब वर्णन करने की बात आए तो मेरे दोस्तों आपको 5 या 6 विवाह का वर्णन करना है। क्यों भाई, क्योंकि दोस्तों ये 5 या 6 ही विवाह दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, आइए सर ऐसा समझाऊंगा मेरे दोस्त, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, क्लास 12 के बाद भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दोस्तों वादा रहा इस क्वेश्चन को। महाभारत में कितने प्रकार के विवाह है, 8 प्रकार के। पहला विवाह याद रखिए दोस्तों, ब्रह विवाह। ब्रह विवाह क्या मेरे भाई, बाह्य विवाह क्या सर हमारा, बाह्य विवाह यह सबसे अच्छा विवाह था। जी हाँ दोस्तों याद रखेगा, बाह्य विवाह दोस्तों सबसे अच्छा था मेरे भाई, गौर से सुनेगा, मरते दम तक भूलोगे नहीं, एग्जाम में कई बार आ चुका है भाई। बाह्य विवाह का मतलब मेरे रसगुल्ला क्या होता है सुनेगा। बाह्य विवाह यह सबसे अच्छा विवाह था, माता पिता राजी होकर बेटा बेटी को शादी करवाते थे, इसलिए इसको हम लोग बाह्य विवाह के नाम से जानते। सुनते जाइएगा, मजा आएगा। फिर से बता रहा भाई, बाह्य विवाह किसे कहते हैं, जैसे आज दोस्तों मुझे अगर शादी करने का मन है, मैं अपने माता पिता को कहूंगा पापा मुझे ना उम्र हो गया, पापा शादी करवा दो, तब मेरे पापा दोस्तों काली सा लड़की मेरा जैसा काली होगी, ठीक है, वो लड़की को ढूंढेंगे, हमसे शादी करवा देंगे। ये हमारा होता है दोस्तों बाह्य विवाह। क्या मेरे भाई, बाह्य विवाह सबसे अच्छा, जो राजी खुशी से होती है, कोई दोस्तों जबरदस्ती नहीं। और से सुनेगा, बाह्य विवाह यह सबसे अच्छा विवाह था। इस प्रकार के विवाह में गुणवान व्यक्ति पूजा के माध्यम से अपनी पत्नी को चुनता था। हमें दोस्तों पूजा के माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या करते थे, चुनते थे। देवा विवाह क्या मेरे भाई, यज्ञ करके जो विवाह कराया जाता था। यज्ञ मतलब दोस्तों ओम बिडिंग बड़ंग शाह नमस्या जो भी बोलते हैं भाई, है ना, तो यज्ञ करके जो विवाह कराया जाता था उसे देवा विवाह कहा जाता था। इससे विवाह में पुरोहित मंत्र के द्वारा ही विवाह करते थे भाई। यानी दोस्तों समझ रहे भाई, चक्कर लगाते थे। वही कह रहे सर देवा विवाह क्या है, यज्ञ करके पूजा पाठ करके जो विवाह, उसमें भी पूजा पाठ होता है ऐसा बात नहीं भाई, लेकिन इसमें पहले ए भाई ए भगवान एक अच्छा सा लड़की देना, मैं काला तो हूँ लेकिन ऐसा काला मत देना भगवान, बड़ी दुख होता है, काला लोगों को कोई पूछता नहीं है भगवान, धूप में जाता तो और काला हो जाता हूँ, ऐसा मत देना, एक अच्छा से गोरी कन्या देना, है ना, ठीक है। तो जब दोस्तों मैं इस तरह से दोस्तों यज्ञ करके मैं कन्या का ये दुआएं प्रार्थना करता हूं और वो मुझे मिल जाते हैं, और मैं उसे मंत्र के माध्यम से दोस्तों जब विवाह करता हूं ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं देवा विवाह। फिर से सुनिए भाई, सुनिए, फिर से सुनिएगा, यज्ञ करके जो विवाह कराया जाता था उसे ही देवा विवाह कहा जाता है। इससे विवाह में पुरोहित मंत्र के द्वारा विवाह कर आते थे भाई, ठीक है। ऐसा असुर विवाह क्या मेरे भाई, याद रखिएगा, सबसे खतरनाक विवाह था भाई, है ना। असुर विवाह क्या था मेरे भाई, ठीक है। जैसे दोस्तों मुझे अगर असुर विवाह करना है, ठीक है, तो मैं जिस लड़की के साथ विवाह करूंगा उसका बाप कहेंगे ए बेटी से शादी करल खजे की रे, यहाँ कर भी रहे हमारे बेटी से, हाँ हाँ करबो सन, बोलो ना क्या बोले, बोल की बोले, बोले देख हमारे बेटी से ब्याह कर भी ना
तो 5 लाख टका दिए भाई, तो तब जाके हम खर्चा करबो ना। तू उधर से जे बढ़िया धैसान जैसे बारात लेकर भी तम की तरह चूहा खिलाए वो की रे, तो बिरयानी खीबी की ना। हाँ हाँ बिरयानी सबके खियाए भी बाबू, चूहा नहीं खियाए तो बस गड्ढा में घुस जीतो। तो विवाह कराए भी ना रे, 5 लाख टका लागतो। सुन, जब कोई पुरुष दोस्तों शादी करना चाहते हैं और पुरुष से यानी दोस्तों हम बोल सकते हैं सर हमारा दामाद से, है ना भाई, क्या मेरे भाई, दामाद से यानी दोस्तों हमारा वर से पैसा लेकर के कन्या का, जब दोस्तों कन्या का बाप दोस्तों जब शादी करवाती थे ना, उससे हम लोग बोलते थे मेरे भाई क्या, तो असुर विवाह। सुनेगा, इस विवाह में वर से धन लेकर पिता अपने पुत्री की विवाह कराता था। इस विवाह को भी असुर विवाह कहा जाता है। फिर से बता रहा हूँ, असुर विवाह क्या है मेरे दोस्तों, किसी भी लड़की के साथ मुझे शादी करना है, उसके बाप कहेंगे आप मेरे बेटी से शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल हाँ ठीक है, तो 2 लाख रुपया दे दो, तब जाके शादी होगा। तब मेरे दोस्तों मैंने अपने उनके बेटी को दे दिया 2 लाख, वो बेटी के शादी में खर्चा किए, मेरा शादी करवा दिए। ये हमारा असुर विवाह है भाई, खतरनाक। जो आज हम डिमांड दे रहे ना लड़की वालों को, सॉरी लड़की वालों से जो ले रहे थे, इसका ठीक अपोजिट कीजिएगा तो हमारा असुर विवाह है। ठीक है, गंधर्व विवाह क्या भाई, गंधर्व विवाह क्या मेरे भाई, आइए रसगुल्ला बात करते हैं। जब कन्या वर से आकर्षित होकर, अरे बाप रे बाप मत पूछो दादा, ये विवाह लवर विवाह है, याद रखिएगा लवर विवाह। जब कोई कन्या या दोस्तों वर, याद रखिएगा, जब कोई लड़की लड़का से अट्रैक्ट हो जाते हैं भाई, है ना, जैसे दोस्तों XYZ कोई दोस्तों लड़की है और मुझसे कोई देखकर, इस कलवा को देखकर कोई दोस्तों अट्रैक्टिव हो गई कोई लड़की, इसी को बोलते मेरे भाई का गंधर्व विवाह। या मैं देखकर उससे दोस्तों फिदा हो गया हूं, अरे बाप रे बाप तेरी क्या जुल्फे हैं यार, तेरी क्या बदन है यार, अरे मत पूछो, तू तो चांद का टुकड़ा है। तू अगर रात को निकल जाएगी ना, कसम से कहता हूं लाइट की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार आटा का बोरे में घुस के जरूर निकल जाना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी लाइट का, समझे। यानी लड़का लड़की से अट्रैक्ट होके या लड़की लड़का से अट्रैक्ट होके जब शादी होता है ना भाई, तो इसी को मेरे रसगुल्ले बोलते हैं क्या भाई, गंधर्व विवाह। डाउट, नो डाउट सर। राक्षस विवाह सबसे खतरनाक, ये दो नीचे वाला विवाह सबसे गंदा है भाई। राक्षस विवाह, जब दोस्तों बलपूर्वक कन्या का आह्वान करके ले जाना, एक उसके साथ विवाह करना, रचना है। राक्षस विवाह क्या है, देखिए दोस्तों, मैं गया मार्केट, गौर से सुनिएगा भाई, मैं गया मार्केट, लड़की से लग गया, लड़की से कभी नहीं, लड़की से कभी नहीं, आप जैसे शादी करेंगे या नहीं, ठीक है। मैं गया मार्केट, गया नहीं भाई, चलो पकड़ो पकड़ो, पकड़ के उठा के जबरदस्ती उठा के घर लाते हैं, ब्लैकमेल करके घर लाते हैं या उठा के घर लाते हैं, और जबरदस्ती दोस्तों जब मैं शादी कर लेता हूं ना भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, राक्षस विवाह। इसी को क्या, रसगुल्ला विवाह। पिशाच विवाह सबसे गंदा विवाह है भाई। पागल, कोई लड़की अगर पागल है, लड़की की बात कर रहा हूं, लड़का नहीं, कोई लड़की पागल है या मदमस्त है, और दोस्तों पागल मदमस्त अथवा दोस्तों मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग करके विवाह रचने की प्रक्रिया को दोस्तों पिशाच विवाह कहते हैं। सबसे गंदा विवाह यही थे। जबरदस्ती कोई लड़की अगर पागल है, कोई लड़की दीवाना है, या कोई लड़की दोस्तों मदमस्त है, देखिए मैं पागल बन इस तरह से करते रहते भाई, तो वैसे लड़की को दोस्तों जबरदस्ती संभोग करके, मतलब समझ गए भाई मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, संभोग करके उसके बाद दोस्तों शादी रचते हैं। जो पहले करना चाहिए शादी, उसको बाद में कर रहे हैं, जो बाद में करना चाहिए वो पहले करें, पहले संभोग करके उससे शादी रच रहे हैं मेरे भाई। इससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों पिशाच विवाह। राक्षस विवाह क्या है सर, जबरदस्ती उठा के लाए शादी कर लिए। गंधर्व विवाह क्या है मेरे भाई, जब अट्रैक्टिव होकर शादी करते हैं। असुर विवाह क्या है सर, कि मुझे किसी लड़की के साथ विवाह करना है, तो सबसे पहले उसके बाप वाला बोलेगा 3 लाख बेटा शादी कर भी की रे, हाँ दादा करबो, हाँ ससुर जी करबो करबो, ऐ ससुर नहीं बोलिए मारबो तो थापड़, हम तो अभी ससुर नहीं बन लियो, 3 लाख टका लाग तो, अच्छा ठीक हो हम 3 लाख टका तोरा दे देबो,
ठीक है, हम 3 लाख रुपया आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते भाई, याद रखिएगा, तो हम लोग बोलते हैं रसगुल्ला पूर्व विवाह। बाकी देवा विवाह जो दोस्तों, ए भगवान हम काला है भगवान, ऐसा काला हमें बनाया है कि मेरे नसीब में कभी कोई ऐसा गर्ल्स होगा या नहीं मुझे पता नहीं है। एक ऐसी गर्ल्स का निर्माण करे भगवान जो कम से कम हमारे घर में अंधेरा आ जाए तो कम से कम हमारे अंधेरा को रोशनी दे सके। बताएं मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करो कि आपको विवाह के बारे में बड़ी सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन ना जाने रसगुल्ला एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा मेरे लाडला ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए सर बात करते हैं दोस्तों महाभारत कालीन स्त्रियों के विभिन्न समस्याओं को दोस्तों लिखे। महाभारत कालीन स्त्री की निम्नलिखित समस्या है। पहली, समाज पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान मतलब दोस्तों महिलाओं की स्थिति ना भाई एकदम ठीक नहीं था। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा महाभारत के काल की बात करें, अरे महाभारत ये वो महाभारत है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला था। अरे ये वो महाभारत है जब पांडव और कौरव की लड़ाई हुई थी, जो पांडव जीत गया था कौरव हार गए थे। ये महाभारत काल में स्त्री की दशा की अगर बात करें मेरे दोस्तों, स्त्री की दशा बहुत ही गंदा था। याद रखिएगा, स्त्री की जो दशा था ना भाई बहुत ही गंदा था। महाभारत काल की अगर हम बात करें दोस्तों, स्त्री की दशा बिल्कुल दोस्तों बहुत ही गंदी थी। ठीक है, मतलब स्त्री का कोई केयर ही नहीं था भाई। पहला पॉइंट की अगर हम बात करूं सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि द्रौपदी को जुआ में लगाया गया था भाई, है ना, सुनिएगा। तो समाज पितृ प्रधान था। पितृ मतलब दोस्तों कि अगर पिता का, जैसे मेरे दोस्तों मेरा बाप, मेरा पापा का दोस्तों, याद रखिएगा मेरे भाई, मेरा पापा का दोस्तों मान के चलिए 2 गो बेटा है। और से सुनेगा, एगो बेटा एगो बेटा और एगो दोस्तों क्या है बेटी है भाई। ठीक है, तो मेरा भाई मेरा बाप का अगर 3 लाख रुपया पैसा है, ठीक है 3 लाख रुपया पैसा है, तो ये 3 लाख किसको मिलेगा मेरे भाई? तो आप लोग कहेंगे सर बहुत आसान है भाई, इनको 1 लाख दे दो सर, तो 1 लाख ले दो सर, और इनको भी 1 लाख दे दीजिए सर, हो तो गया 3 लाख। लेकिन दोस्तों महाभारत काल में ऐसा नहीं था। ठीक है, महाभारत काल में दोस्तों एक सिलेक्टेड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए गौर से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ 3 लाख रुपया 3 को आदमी को दे दिए, लेकिन महाभारत काल में कहा जाता है कि ऐसा डिवाइड नहीं, क्योंकि महाभारत काल में पितृ प्रधान था। पितृ प्रधान का मतलब होता है कि बेटी को कोई लेना देना नहीं है, बाप का संपत्ति बेटा का होगा। इनको भी 1.5 लाख दीजिए और इनको भी 1.5 लाख दीजिए और बेटी को एगो लाडू खिला दीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों बेटी को पहले ही डिमांड के रूप में, बेटी को पहले ही दोस्तों क्या किए थे, डिमांड के रूप में दोस्तों पहले ही जो है क्या दे चुके हैं भाई। तो हम बोल सकते हैं सर पहले ही दे चुके हैं। इसलिए दोस्तों महाभारत काल में बताया गया कि पितृ प्रधान था भाई, है ना। तो समाज में पितृ प्रधान यानी बेटा, बाप का संपत्ति बेटा का होगा, बेटी का नहीं। महिलाओं उच्च शिक्षा धारण नहीं कर सकती थी, और महिलाओं दोस्तों कितना दुर्भाग्य का बात था मेरे भाई उस समय कि महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। मतलब महिला जो है ना भाई, महिला जो है ना शिक्षित नहीं हो सकती भाई। जो महिलाएं होती थी ना वो मेरे भाई क्या कर नहीं सकते हैं, शिक्षित नहीं बन सकते। शिक्षित का मतलब हम एक तरह का बात भी करें तो पढ़ लिख मतलब शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते भाई। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट था सर महाभारत में स्त्री पर्दा प्रथा करती थी, जो आज मुस्लिम करती है ठीक वैसे ही थे। और दोस्तों आज जो मुस्लिम लोग पर्दा, मुस्लिम फैमिली के जो लोग थे ना भाई, आज जैसे दोस्तों बुर्का पहनकर घूमती है, ऐसे ही दोस्तों हमारा महाभारत काल में स्त्री की दशा थी। जो महाभारत काल में स्त्री जो दशा थी ना भाई, वो पूरी तरह से मेरे दोस्तों महाभारत काल के समय आज की जैसे दोस्तों हमारा पुरुष प्रधान है, वैसा ही दोस्तों आज हमारा सॉरी महिला का स्थिति जैसे मुस्लिम समाज में है, वैसे ही दोस्तों महाभारत काल में स्त्री की दशाएं होती थी भाई। ठीक है, अपने बुर्का पहनकर घूमते थे। चौथा पॉइंट की बात करें, स्त्री युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे। और दोस्तों ये स्त्री को जो है ना भाई युद्ध में भाग नहीं ले सकते। स्त्री जो होती थी जैसे युद्ध में दोस्तों भाग नहीं ले सकते, याद रखिएगा। स्त्री जो होती थी ना भाई, स्त्री जो होती थी मेरे भाई याद रखिएगा, उसे भाग नहीं ले सकते भाई। गौर से सुनिएगा, स्त्री जो होते थे ना भाई वो युद्ध के क्षेत्र में भाग नहीं ले सकते भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात है सर, सांची कहाँ स्थित है मेरे दोस्तों? आप लोगों को बता दो दोस्तों, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल। यह भोपाल से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर पहाड़ी की तलहटी में स्थित एक गांव है। कौन? हमारा सांची। यहाँ प्राचीन आवेशों की भरमार है, जिसमें बौद्धकालीन तोरण द्वार और पत्थर की मूर्तियां मिलती है। बस इतना याद रखना है। जैन धर्म के श्वेतम दिगंबर में क्या अंतर है भाई?
अभी तो बताएं भाई, श्वेतंबर और दिगंबर में अंतर क्या था पिछला वीडियो में, ठीक है। श्वेतंबर दोस्तों हमारा महावीर स्वामी जैन के मृत्यु के बाद हमारा जो जैन धर्म है ना भाई, वो आगे चलकर दो भागों में डिवाइड होगा। एक हमारा कहला है श्वेतंबर, एक हमारा कहला है दिगंबर। श्वेतंबर दोस्तों उसी कहा जाता है जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर उसी कहते दोस्तों जो पूरी तरह से नंगा रहता था भाई, नंगा रहता था। क्या मेरे भाई? नंगा रहता था, ठीक है। श्वेतंबर दिगंबर इन संप्रदायों के मौलिक सिद्धांतों में कोई विशेष अंतर नहीं था और दोनों ही समान रूप से जैन धर्म के सिद्धांतों का समर्थक थे। यानी श्वेतंबर भी और दोस्तों दिगंबर भी दोनों दोस्तों हमारे क्या था भाई? तो हमारा जैन धर्म के मानने वाले थे। क्या रसगुल्ला? जैन धर्म के मानने वाले थे भाई, ठीक है। श्वेतंबर संप्रदाय सरल तथा साधारण नियमों को पालन पर विशेष बल देते थे। जो श्वेतंबर थे ना भाई, जो श्वेत वस्त्र का धारण करते थे, वो एकदम सरल सरल जो नियम कानून बनाए गए थे, इसी नियम कानून को दोस्तों वो फॉलो करते थे और इसी नियम कानून को दोस्तों वो मानते थे, ठीक है। उसी नियम कानून को क्या करते थे मेरे भाई? वो मानते थे। जबकि दिगंबर संप्रदाय नियमों के कठोरता एवं अनुशासन पर अपना विश्वास रखता था। जबकि दोस्तों जो दिगंबर थे ना, वह डिसिप्लिन पर दोस्तों विश्वास रखते थे। क्या मेरे भाई? जो हमारा दिगंबर था, ये पूरी तरह से जो डिसिप्लिन होता है, वह डिसिप्लिन के माध्यम से दोस्तों वो विश्वास रखते थे। कौन? दिगंबर लोग। और दिगंबर लोग दोस्तों जो है पूरी तरह से नंगा रहते थे भाई। क्या? नंगा रहते थे। श्वेतंबर संप्रदाय साधारण जीवन व्यतीत करते थे। जो श्वेतंबर संप्रदाय है, ये बिल्कुल दोस्तों साधारण जीवन को गुजारते थे। क्या? साधारण जीवन, जैसे आम पब्लिक एक साधारण जीवन से दोस्तों जिंदगी गुजारते हैं, वैसे ही दोस्तों वो गुजारा करते थे, ठीक है। जबकि दिगंबर जैन, दिगंबर दोस्तों जो जैनी है भाई, वो नंगा रहते थे, सन्यासी के जीवन व्यक्त करते थे। और दिगंबर लोग दोस्तों पूरी तरह से क्या रहते थे भाई? नंगा रहते थे। दिगंबर लोग डिसिप्लिन पर विश्वास रखते थे। क्या मेरे भाई? दिगंबर लोग डिसिप्लिन में विश्वास रखते थे, ठीक है। चलिए सर, आपका जो मन है भाई आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, अभिलेख किसे कहते हैं सर? प्राचीन काल में राजाओं के द्वारा अपनी घटनाओं को पत्थर में लिखवा दिया जाता था। राजाओं को उस समय ना तो किताब था, कोई बुक वगैरह नहीं था, तो सर हम अपनी घटनाओं को, है ना, कहाँ पे लिखेंगे? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, प्राचीन काल में राजा के द्वारा अपनी घटनाओं को पत्थरों पर दोस्तों जब लिखा जाता था ना, जिसे अभिलेख कहा जाता है। एपिग्राफी, सबसे पहले तो जाने मेरे भाई कि आप जो हमारा आपका दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा अभिलेख है, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरा रसगुल्ला? एपिग्राफी। क्या बोलते हैं सर हम लोग? एपिग्राफी अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण अभिलेख होता है। अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख कहा जाता है, बस इतना याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आ गया दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। 2022 या 23 का एग्जैक्ट डेट हमें पता नहीं है, 22 या 23 का होगा। वहां पे पूछा गया था मेरे भाई कि अभिलेख, प्री बोर्ड में अभिलेख को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई एम रियली सॉरी भाई, अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, ठीक है। जिनको मन कर रहा है जबर दबा के कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए सर, अब बात करते हैं सर जैन धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है। जैन धर्म का सिद्धांत है सर अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। हाँ भाई, ये सब क्या है? ब्रह्मचारी, ये सारा धन की संपत्ति ना करो, ये दुनिया पूरी तरह से नाश होने वाला है, धन की संपत्ति करके क्या करोगे, है ना। बस मेरे दोस्तों आपको इतना ही यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, और टेंशन नहीं लेना मेरे भाई, जितना जल्दी हो सके हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं आप लोगों को बेटर तरीके से रिवीजन भी करवा सकूं। मैं सुबह को एक बात बताया था आप लोगों का कि अभी सिर्फ और सिर्फ अभी हम लोगों को सब्जेक्टिव पर ध्यान दे रहा है। उसके बाद दोस्तों जब सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, चुटकी में सॉल्व करेंगे सर, हम लोग ऑब्जेक्टिव को धुआं करेंगे। दूसरी बात आप लोग सुनते जाइएगा, 8:30 बजे से इकोनॉमिक्स का क्लास है, प्रत्येक दिन 8:30 बजे से लेकर 9 बजे, आधा घंटा क्लास होगा, ज़्यादा नहीं भाई। 8:30 से लेकर 9 बजे मेरे भाई प्रत्येक दिन आप लोगों का इकोनॉमिक्स का क्लास होगा। आज हमारा दोस्तों याद रखिएगा, आज हम लोग इतना ही बात करते हैं। मुलाकात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़े मस्त रहे। फटाफट बताइए मेरे भाई, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया भाई?